गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 18 मार्च से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा नदी के तट पे। ठीक है, तो भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ, बिहार। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना। और देखिए यहाँ पे कुछ एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, जो है कि भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला कहाँ पे बनाई जा रही है, तो वो है बिहार के भागलपुर जिले में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, तो पटना, ठीक है, बिहार के पटना में। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला, तो बिहार के भागलपुर जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेकर के, तो लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों तथ्यों को एकदम अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं आज के सेशन पे और सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में दक्षिण एशिया में शीर्ष पर है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर नेपाल? करेक्ट आंसर इज सी है, बांग्लादेश सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में दक्षिण एशिया में शीर्ष पर है। तो एक अध्ययन किया गया था किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC और ढाका स्टॉक एक्सचेंज DSE के द्वारा। और इस अध्ययन में बताया गया है कि सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में शीर्ष पर है। IFSC के द्वारा देखा जाए तो इसलिए इनके अनुसार देखा जाए कोविड महामारी के प्रभाव के बावजूद इन कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में महिलाओं की संख्या 2020 में 5% के मुकाबले 6% हो गई। ठीक है, तो इनके द्वारा जो अध्ययन किया गया, इन्होंने फिर ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भले ही कोविड महामारी का प्रभाव था, उसके बावजूद भी देखा जाए इन कंपनियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, जिसमें देखा जाए वर्ष 2020 में महिलाओं का जहां 5% प्रतिनिधित्व था, वो अगले वर्ष यानी कि 2021 में 6% हो गया था। तो एक तरीके से एक पॉजिटिव ही साइन है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में जो है बांग्लादेश शीर्ष पर है कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? पेरू, चिली, मैक्सिको, अर्जेंटीना? करेक्ट आंसर इज बी है, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट बने, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो ये गैब्रियल बोरिक फॉन्ट चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं। और इसी के साथ अगर इनका क्रम देखा जाए, राष्ट्रपति क्रम, तो ये 36वें जो है राष्ट्रपति बनाए गए हैं चिली के। इनकी उम्र देखिए 36 वर्ष इनकी उम्र भी है। तो 36 वर्षीय वामपंथी चिली के इतिहास में राष्ट्रपति पद संभालने वाले ये सबसे कम उम्र के नेता बने हैं। इन्होंने देखा जाए किसका ये स्थान लेंगे, वर्तमान में जो चिली के राष्ट्रपति थे उनका नाम देखिए क्या है, सेबेस्टियन पेनेरा का ये स्थान लेंगे। और इनका कार्यकाल देखा जाए तो बोरिक फॉन्ट जो है 2022 से लेकर के 26 के बीच की अवधि के लिए अपने पद को संभालेंगे। ठीक है, क्योंकि चिली के राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, तो चिली के बारे में देख लेते हैं। देखिए चिली जो है वो साउथ अमेरिका का एक देश है। ठीक है, साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, जो कि कहाँ पे स्थित है, तो ये साउथ अमेरिका के पश्चिमी जो है तरफ स्थित है, पश्चिमी तट पे। ये देखा जाए साउथ पैसिफिक ओशन की तरफ इसकी जो सीमा लगती है। ठीक है, चिली जिसकी राजधानी सैंटियागो है और इसकी मुद्रा चिलियन पेसो है। यहाँ पे देखिए इससे कौन कौन से देश अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेरू जो है इसके उत्तर में है, फिर बोलिविया है, फिर यहाँ पे अर्जेंटीना। ठीक है, देखिए यहाँ पे चूँकि हम साउथ अमेरिका की बात करें, तो जो साउथ अमेरिका में दोस्तों जितनी भी कंट्री है ना, उसमें से 2 ऐसे कंट्री हैं जिनकी किसी भी जो है समुद्र तट से सीमा नहीं लिखती। लेकिन जितनी भी साउथ अमेरिका कंट्री, अगर आप अपना एटलस खोलें तो उसमें आपको देखा है कहीं ना कहीं किसी न किसी जो है ओशन से उनकी सीमा लग रही है। लेकिन 2 ऐसी कंट्री हैं जो पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है, वो देखिए बोलिविया है और पराग्वे है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छे से इसकी मैपिंग कर लीजिएगा एटलस खोल करके कि बोलिविया और पराग्वे 2 ऐसी साउथ अमेरिका की कंट्री हैं जिनकी कोई भी जो है समुद्री सीमा नहीं है। तो एकदम अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद का आयोजन किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? करेक्ट आंसर इज ए है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद का आयोजन किया गया है।
तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया है और इस आयोजन को देखा जाए किसके तहत जो है किया गया, तो जेंडर संवाद दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक राष्ट्रीय पहल है। इसके तहत देखा जाए जेंडर संवाद का देखिए उद्देश्य क्या है। इस पहल का जो उद्देश्य है वो जेंडर लेंस के साथ पूरे भारत में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के हस्तक्षेप पर जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, जागरूकता पैदा करना है। अगर देखा जाए तो चूँकि एक संवाद जो है, ये जो जेंडर संवाद है, ये जो कि महिलाओं की स्थिति को लेकर के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि महिला एजेंसियों को बेहतर बनाने के लिए जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों की जो सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने का एक तरीके से अवसर प्रदान करता है जेंडर संवाद। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो जितने भी जो किसान उत्पादक संगठन हैं, उन संगठनों में महिलाओं के लिए जो भूमि के अधिकार से संबंधित, ठीक है, जागरूकता पैदा करना, उनके जुड़ाव तक पहुंच को आसान बनाना, ठीक है, सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए मजबूत संस्थाएं स्थापित करना जिससे कि महिलाओं की स्थिति मजबूत हो सके। इन सब के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जेंडर संवाद जो है उसका आयोजन किया जाता है। और ये जो कि तीसरा संस्करण था, तो इस वर्ष का जो तीसरे संस्करण की देखिए थीम क्या थी, महिलाओं के समूह के माध्यम से खाद्य तथा पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रमोशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू वुमेन्स कलेक्टिव्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, तो इसमें देखा जाए तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के 3000 से अधिक कर्मचारियों और 34 राज्यों के स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों ने जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण में भाग लिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बात किया जाए तो देखिए इसको प्रारंभ किया गया था ये 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का देखिए उद्देश्य क्या था कि लगभग जो 9 से 10 करोड़ ग्रामीण निर्धन परिवारों को चरणबद्ध रूप से स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और उन्हें दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना जिससे कि तरीके से उनकी जो आजीविका है उसमें विविधता आ सके। और जब आजीविका में देखिए विविधता आएगी तो उनका आय बढ़ेगी और जब आपकी आय बढ़ेगी यानी कि अर्निंग होगा, आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होगी, तो आपका क्या होगा, आपके जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, आपका जीवन स्तर बढ़ेगा। ठीक है, तो इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी वर्ष 2011 में और नवंबर 2015 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। इस कार्यक्रम का नाम, तो इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, इसका परिवर्तित नाम है ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे और अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के ग्राम पंचायत ने परमाणु रिएक्टर स्थल पर अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी के निर्माण के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या फिर तमिलनाडु? करेक्ट आंसर इज डी है, तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो देखिए तमिलनाडु में जो कुंडमकुलन ग्राम पंचायत है उसने परमाणु कचरे के भंडारण के लिए कुंडमकुलन परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थल पर अवे फ्रॉम द रिएक्टर फैसिलिटी के निर्माण के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। तो वहाँ पे देखिए कुंडमकुलन परमाणु ऊर्जा परियोजना है और उसमें से जो कुछ भी जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जो कचरा निकलता है, उसके भंडारण के लिए सरकार ने एक अवे फ्रॉम द रिएक्टर फैसिलिटी निर्माण का प्रस्ताव रखा था। तो इसके खिलाफ जो है वहाँ की ग्राम पंचायत ने, कुंडमकुलम ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि ये जो है ये फैसिलिटी जो है उसका निर्माण नहीं होना चाहिए। इससे पूर्व भी देखा जाए जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को ये पत्र लिखा था कि इस तरह की सुविधा का निर्माण वहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको रोकने का आग्रह किया था। कारण क्या है, वहाँ की जो ग्राम पंचायत है उनका जो है इसके विरोध का कारण ये है कि उनका ये मानना है कि ये जो अवे फ्रॉम द, ठीक है, रिएक्टर फैसिलिटी है उससे साइट रेडियो धर्मी प्रदूषण को बढ़ावा देगी। ठीक है, जो रेडियो धर्मिता का जो प्रसार है एक तरीके से उसको बढ़ावा देगी और उससे क्या होगा, ये जो प्रदूषण की वजह से वहाँ का जो भूजल है वो खराब हो जाएगा जिससे कि जिसका उपयोग जो है वो पीने के पानी और सिंचाई के लिए किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है अवे फ्रॉम द रिएक्टर फैसिलिटी के निर्माण का विरोध किया जा रहा है। ठीक है, उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है वहाँ के ग्राम पंचायत के द्वारा। उनका ये मानना है कि इसके वजह से वहाँ का जो भूमि जल है या फिर जो भूजल है वो खराब हो सकता है और इससे चूँकि भूजल का जो प्रयोग किया जाता है वो पीने के लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है, तो इस सब से जो है एक हानिकारक प्रभाव होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ की सरकार के द्वारा, वहाँ के ग्राम पंचायत के द्वारा इसका जो है इसके निर्माण को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है,
जो कि आपके सामने यहाँ पे देखिए परमाणु संयंत्र है, कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 8 खुले हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हम तारापुर देखेंगे जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसका निर्माण 1969 में किया गया था यूएसए के सहयोग से। दूसरा देखा जाए तो रावट भाटा चित्तौड़गढ़ यानी कि राजस्थान में, यहाँ पे कनाडा के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। काकरापर जो कि गुजरात में 1993 में, ठीक है। जैतापुर रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में 1972 में इसका निर्माण कार्य। नरोरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे बुलंदशहर में 1989 में। कलपक्कम है तमिलनाडु में है, ठीक है, 1989 में। दूसरा कैगा कर्नाटक में है, फ्रांस के सहयोग से, ठीक है। कलपक्कम देखा जाए तो स्वदेशी पूरी तरीके से। कुंडमकुलम देखा जाए तो ये तमिलनाडु में है और 2017 रूस के सहयोग से बनाया जा रहा है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा गया मैच द फॉलोइंग करके कि कौन सा जो परमाणु संयंत्र है वो किस देश के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है। राज्य याद कर लीजिए किस देश के सहयोग से बनाया गया है। कभी कम भी पूछ सकता है कि पहले कौन सा बना है फिर कौन सा बना है। बेसिकली वैसे पूछता नहीं है बहुत अभी तक नहीं, लेकिन ये चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। इस चार्ट को याद कर लीजिए। आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 81 लोगों को आतंकवाद से संबंधित अपराधों के लिए फांसी पर चढ़ा दिया है? सऊदी अरब, उत्तर कोरिया, इजराइल या फिर कतर? करेक्ट आंसर इज ए, सऊदी अरब ने 81 लोगों को आतंकवाद से संबंधित अपराध के लिए फांसी पर चढ़ा दिया है। अगर हम सऊदी अरब की बात करें दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया के सबसे सख्त कानूनों वाले देशों में से एक में जाना जाता है, और इसने अब एक अजीब सा रिकॉर्ड बनाया है, अपने नाम दर्ज किया है। वो क्या है? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि इसने हत्या और आतंकवादी गतिविधियों से संलग्न जिन लोगों को पाया है, जिन अपराधियों को, उन अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए 81 लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया है, ठीक है, 81 लोगों को। ये देखा जाए ये अपने आप में आधुनिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश ने 81 दोषियों को एक दिन में फांसी के फंदे पर चढ़ाया है। इन अपराधियों में देखा जाए तो इस्लामिक स्टेट समूह, अलकायदा या हुती विद्रोही संगठन या अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़े आतंकी शामिल थे। इसमें देखा जाए तो 73 जो थे, 81 में 73 जो थे वो सऊदी नागरिक थे, यानी कि सऊदी अरब के नागरिक थे, 7 यमन से थे और एक सीरियाई नागरिक जो है इसमें शामिल थे, ठीक है। हुत्ती विद्रोही के बारे में बताइए, जो ये किस क्षेत्र में जो है ये सक्रिय है? हुत्ती विद्रोह, ठीक है, ये किस क्षेत्र में सक्रिय है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की, तो ये आपके सामने सऊदी अरब का मैप खुला हुआ है, ठीक है। सऊदी अरब जिसकी राजधानी रियाद है और यहाँ की मुद्रा देखा जाए तो सऊदी रियाल है। यहाँ पे चूँकि राजा का शासन है, तो यहाँ के जो राजा हैं वो सलमान बिन अब्दुल अजीज़ हैं और जो क्राउन प्रिंस है वो मोहम्मद बिन सलमान है। सऊदी अरब की देखिए सीमाएं देखिए किससे किससे लग रही हैं। अगर हम उत्तर में देखें तो जॉर्डन से, फिर इराक से, फिर यहाँ पे देखा जाए तो कुवैत से, फिर यहाँ पे देखा कतर से, ठीक है, यूएई से, और फिर ओमान और यमन से इसकी सीमाएं लग रही हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो रेड सी से और पर्शियन गल्फ से इसकी सीमा जो है वो लग रही है। ये चीज़ ध्यान रखिए गल्फ पर। तो ये इसकी जो सीमाएं हैं ये आपके सऊदी अरब की लोकेशन है, ठीक है, राजधानी रियाद है। आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है हमारा कि किस शहर में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा? मुंबई, गया, गुरुग्राम या फिर भोपाल? करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। यहाँ पे हरियाणा के गुरुग्राम में विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रख्यात जैनाचार्य शांति दूत आचार्य लोकेश जी द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारती संस्था भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित करने जा रही है। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जैनाचार्य शांति दूत आचार्य डॉक्टर लोकेश जी द्वारा स्थापित जो संस्था है जिसका नाम है अहिंसा विश्व भारती संस्था। इसके द्वारा जो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे? गुरुग्राम में किया जा रहा है। विश्व शांति केंद्र जो है वो लोगों के मानसिक, भावनात्मक और चरित्र विकास के लिए काम करेगा। यहाँ देखा जाए विभिन्न जैसे कि युवाओं के व्यक्तिगत विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण, ध्यान, योग, भारतीय संस्कृति और जैन जीवन शैली आधारित वैज्ञानिक कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में संस्कार का विकास किया जाएगा, ठीक है। यही जो उद्देश्य है विश्व शांति केंद्र, ठीक है, गुरुग्राम में। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है? बैंकॉक थाईलैंड, मुंबई या भारत, ढाका बांग्लादेश, जकार्ता इंडोनेशिया? करेक्ट आंसर इज बी है, ठीक है। मुंबई जो है भारत का शहर मुंबई, ये 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। मुंबई महाराष्ट्र भारत ने
2050 तक कार्बन इमिशन को शून्य करने के लिए एक विस्तृत योजना की घोषणा की है और मुंबई जो है इस तरह की समय रेखा निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। मुंबई का अगर लक्ष्य देखा जाए तो 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के भारत के लक्ष्य से 20 साल आगे। देखिए, भारत ने एक लक्ष्य रखा था। आप बताइए कि किस जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के दौरान जो है वो कौन सी पार्टीज़ थी, कहाँ पे हुआ था, ठीक है, कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था कि भारत ने ये शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा था वर्ष 2070 तक, ये कहाँ पे रखा था, ठीक है, इसकी घोषणा कहाँ की गई थी। और ठीक इसके 20 साल पहले ही जो है मुंबई ने घोषित किया है कि वो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। लक्ष्य में देखा जाए तो 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 30% की कमी, और यहाँ पे देखा जाए तो 44% की कमी जो है वो लाने शामिल है। तो जो है महाराष्ट्र की सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि वो वर्ष 2030 तक जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें जो उत्सर्जन आएगा वो 30% की कमी, और फिर उसके 10 साल के बाद देखा जाए तो 44% की कमी लाने का प्रयास किया गया है। ग्रीन हाउस गैसेस में बताइए कौन कौन सी गैसेस शामिल हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आज आपसे मैंने 3 क्वेश्चन अभी तक कर लिया, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम किस शहर में लॉन्च किया गया है? लखनऊ, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, बेंगलुरु। करेक्ट आंसर इज डी है, बेंगलुरु में किया गया भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन, ठीक है, लॉन्च किया गया है। यहाँ पे देखा जाए तो कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री CN आश्वस्त नारायण ने बेंगलुरु में देश का पहला डिजिटल वाटर बैंक डेटा बैंक, ठीक है, यहाँ पे डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किया है। यहाँ एक्वेरियम बेंगलुरु मुख्यालय वाले डिजिटल स्टार्टअप एक्वाक्राफ्ट डिजिटल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल है, ठीक है। किसके द्वारा ये बनाया जा रहा है, कौन सी कंपनी है? ये एक स्टार्टअप है जिसका नाम है एक्वाक्राफ्ट डिजिटल, जो एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर की प्रमुख कंपनी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की नवगठित सहायक कंपनी है, ठीक है। डिजिटल वाटर डेटा बैंक को देखा जाए तो डिजिटल वाटर डेटा बैंक को सभी संस्थाओं और स्रोतों से जल डेटा के एक एक्यूरेट सूची के रूप में समझा जा सकता है, जो कुछ सामान्य विकास चुनौतियों से निपटने में सहायता करेंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए डेटा जो है किसी भी क्षेत्र में एक व्यापक तस्वीर बनाने की सुविधा प्रदान करता है, जो हमें सर्वोत्तम साक्ष्य का उपयोग करने और उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। देखिए, ये डेटा है, ठीक है, डेटा मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हमें कुछ सूचियाँ दी रहती हैं। डेटा यानी कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में देखिए जल संकट उतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी बड़ी समस्या क्या है, जल का प्रबंधन करना, ठीक है। तो एक तरीके से एक डेटा तैयार किया गया, ठीक है। तो पानी, वो डेटा क्या है कि पानी के कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए एक डेटा तैयार किया गया। और ये डेटा देखिए हमें क्या बताएगा कि हमारे देश के पास कितना पानी है, कहाँ है, कब है, और इस पानी का कैसे हमें उपयोग करना है। यह देखने से ही हमें देखा जब विभिन्न क्षेत्र में हर संभव स्रोत से पानी की मांग और दोहन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस डेटा बैंक को तैयार किया गया, जो कि क्या है, भारत का जो पहला डेटा बैंक है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, लॉन्च है बेंगलुरु में, ठीक है। कंपनी का भी नाम ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 किस तारीख को मनाया गया? 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च या फिर 16 मार्च? करेक्ट आंसर इज सी है, ठीक है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डेज मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को देखिए मनाने का मूल उद्देश्य क्या है, जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक किया जाए, जिससे कि वो किसी भी धोखाधड़ी या कालाबाजारी आदि के खिलाफ शिकायत कर सकें, और इन शिकायत के लिए वो उपभोक्ता अदालत में जा सकें, ठीक है। एक तरीके से उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकें अपने खिलाफ, जो कुछ भी उनके खिलाफ अगर कोई धोखाधड़ी हो रहा है, कोई कालाबाजारी हो रहा है, तो एक तरीके से अगर किसी उपभोक्ता का अगर अधिकार का हनन हो रहा है तो उन अधिकारों के प्रति वो अपने इतना जागरूक रहें कि उनके प्रति जो कुछ भी इस तरह का जो शोषण हो रहा है उसको वो जाकर के उसकी शिकायत कर सकें। इन सब को ध्यान में रखते हुए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर हम इस वर्ष की थीम देखें, वर्ष 2022 के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की, तो देखिए निष्पक्ष डिजिटल वित्त यानी कि फेयर डिजिटल फाइनेंस इस वर्ष की थीम थी। और पहली बार जो विश्व उपभोक्ता
अधिकार दिवस मनाया गया था वो 1983 में मनाया गया था। और भारत देखिए प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है भारत में। अगर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। ठीक है, आते हैं अपने अंतिम प्रश्न में। और हमारा अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के तट पर ग्रीन समुद्री कछुआ पाया गया? उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। करेक्ट आंसर इज बी है, महाराष्ट्र के तट पे ग्रीन समुद्री कछुआ पाया गया है। तो महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग जिला है, वहाँ पे ग्रीन समुद्री कछुआ पाया गया है। और ग्रीन कछुए की बात करें तो यह सबसे बड़े समुद्री कछुओं में से एक है। इसका देखिए ये जो कछुआ पाया जाता है ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और IUCN की रेड लिस्ट में देखा जाए तो ये एक लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। लुप्तप्राय श्रेणी में क्योंकि इसके लिए खतरा देखिए क्या है, इसके अंडों की ओवर हार्वेस्टिंग, वयस्कों का शिकार, मछली पकड़ने के नेट में फंसने से इनकी जो मृत्यु हो जाती है, इन सब जो है ये सारी चीज़ें इन प्रजातियों के लिए खतरा बना गया है। और IUCN की रेड लिस्ट में इनको लुप्तप्राय घोषित किया गया है। भारत में देखा जाए कौन कौन से कछुए पाए जाते हैं तो ओलिव रिडले टर्टल, ग्रीन कछुए, लेदर कछुए और ईस्टर्न मड कछुए पाए जाते हैं। और इन कछुओं को देखा जाए तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत जो है वो संरक्षित किया जाता है। भारत में देखा जाए यहाँ पे जो है, भारत में नहीं, विश्व कछुआ दिवस देखिए कब मनाया जाता है, वो 23 मई को जो है, प्रत्येक 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में किस राज्य के समुद्र तट पे ग्रीन समुद्री कछुआ पाया गया है? वो पाया गया महाराष्ट्र में। ठीक है, चूँकि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जिनके राज्यपाल देखिए भगत सिंह कोश्यारी हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ की जो राजधानी है वो मुंबई में है। ठीक है, मुंबई यहाँ की राजधानी, जिसको हम देश की देखा जाए तो आर्थिक कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, आर्थिक राजधानी। और ये देखिए महाराष्ट्र का, आपके चूँकि भारत का मैप देख रहे हैं और देखिए भारत में हमें यहाँ पे दिख रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की देखिए सीमाएँ किन किन लग रही है तो यहाँ पे हमें महाराष्ट्र देखा जाए तो ये गुजरात से, मध्य प्रदेश से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से और कर्नाटक से अपनी सीमा को साझा कर रहा है। ठीक है, कर्नाटक से, ठीक है, और गोवा कि इनसे जो है सीमाएं लगती, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गोवा, इनसे जो है महाराष्ट्र की सीमा लगती है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे में। और हमारा क्वेश्चंस ऑफ द डे है कि एथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा सेशन। आज के सेशन का जो PDF है, यानी कि डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है, वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बाकी आप सभी लोगों को होली की खूब ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। खूब आपकी जो है, आप लोग का जीवन इसी तरह रंगों से भरा रहे। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। यही मेरी आप सभी लोगों के लिए एक विशेष है, यही आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से एक शुभकामनाएं है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को होली की खूब हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।